platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, उसके क्वेश्चंस को समझते हैं, उसके सॉल्यूशंस को कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं, उसके सॉल्यूशंस को भी आप समझते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा है अभी तक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और हमने देखते हैं कि आज कौन से टर्म्स इसमें समझने हैं। चलिए देखते हैं। हमने आज टॉपिक लिया है इसमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है, अगर आप देखें बिजनेस में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट अगर कुछ होता है तो वह है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रॉफिट क्या है? इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी बिजनेस में जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बिजनेस जिस किसी भी चीज के ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक, तो जिन चीजों में वो इन्वॉल्व होता है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज से होने वाली जो इनकम होगी उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, अगर हम एग्जांपल लेकर के चलें इसमें, तो हमारे पास आ जाता है जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम प्रॉफिट को डिवाइड करना चाहें, इसको सब कैटेगराइज करना चाहें, तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा आ जाता है हमारे पास नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। देखिए, हमारा एक आपको सजेशन है कि आप अपने कंसेप्ट को टर्मिनोलॉजिकल वे में अपने दिमाग में बैठाने की हैबिट बनाएं, क्योंकि अगर आप टर्मिनोलॉजिकल आंसर देते हैं तो आपका जो इम्पैक्ट होता है कॉपी पर, आपके टीचर पर, वो ज्यादा बेहतर बनता है। ठीक है, बजाय इसके कि आप उसमें कुछ कहानियां लिखना चालू कर दें। प्लीज ऐसा ना करें। और चलिए देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मींस रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, यानी अगर आपने किसी भी गुड्स या सर्विस का सेल किया है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इनफ्लो जनरेट हुआ है, अगर आप उसमें अगर आप देखें क्या करते हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स अगर आप डायरेक्ट कॉस्ट को डिडक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। आप कहेंगे सर ग्रॉस, ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे हमारे, जो कि अगर ट्रेड रिलेटेड बिजनेस है तो ये ट्रेड से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर सकते हैं, हमारा किसमें आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हमारे होंगे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे या डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं। फिर हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब इस टोटल रेवेन्यू में अगर आप देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और अगर हम टोटल एक्सपेंसेस लें तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर जब नेट पर आते हैं तो नेट पर आते समय हमने क्या करना होगा, यानी पहले हमको निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, उसके बाद ही आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको थोड़ा सा और अगर इलैबोरेट करें, थोड़ा सा और इसके अदर पार्ट्स पर चलते हैं, तो हमने जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया होता है तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसमें इनडायरेक्ट जो हमारी इनकम है उसे हम ऐड करेंगे, और इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम अगर डिडक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये चीज पॉसिबल तभी है जब हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू फ्रॉम सेल और इनडायरेक्ट जो हमारा रेवेन्यू आना, दोनों को सम अप करेंगे तो उसमें से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दें, या जिसको हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम यहाँ पे अगर लेकर के चले कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, यानी कि
ग्रॉस प्रॉफिट में हमने क्या करना है, डायरेक्ट इनकम को ऐड करना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम उसमें से डिडक्ट करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो एक एस्पेक्ट ये हो गया और दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर आपको बताता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे तो भी हमको नेट प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट का एस्पेक्ट। अब हम देखते हैं कि गेन क्या होता है। अच्छा, काफी कुछ सिमिलर से टर्म है, ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट और गेन नॉर्मली तो हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं कि प्रॉफिट रिप्लेसेस गेन, गेन रिप्लेसेस प्रॉफिट। लेकिन अगर हम अकाउंटेंसी में आते हैं तो गेन का अपना एक अलग मीनिंग है, गेन का एक अलग अपना कॉन्सेप्ट है। गेन को हम प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिकली नहीं ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गेन क्या होता है। गेन दैट मींस प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, which are not operating activities, यानी अगर प्रॉफिट डे टू डे बिजनेस यानी ऐसी कोई इनकम जो डे टू डे बिजनेस से अर्न नहीं हो रही है, डे टू डे एक्टिविटीज से अर्न नहीं हो रही है बिजनेस को, ठीक है, कोई इनकम कोई प्रॉफिट जो बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज से अर्न नहीं हो रही, यानी वो उसके लिए रिकरिंग नेचर का पार्ट नहीं है, तो ही आप उसको गेन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट, जबकि जो प्रॉफिट टर्म है वो हम किससे रिलेट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं, और गेन के लिए हम क्या लेकर के चलेंगे, हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से डायरेक्टली हम इसको रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए हमने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया, विच are not operating activities of business but are incidental। बल्कि ये कैसी एक्टिविटीज होती हैं, ये इंसिडेंटल एक्टिविटीज होती हैं, रेगुलर नेचर की एक्टिविटीज नहीं होती हैं, यानी बिजनेस उसी में डील करता हो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो इंसिडेंटल होती हैं, सिचुएशनल होती हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बिजनेस को अर्न हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉफिट को हम टर्म प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम टर्म गेन का यूज करेंगे, ठीक है। तो गेन लाइक गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, जैसे कोई पुराना फर्नीचर बेचा, कोई पुरानी मशीनरी बेची, ठीक है, तो बेचते समय आपको सपोज दैट जब आपने इसको खरीदा था तो आपने खरीदा था इसको 5 लाख रुपए में, और आपने इसको 2 साल बाद अगर बेचा है, इसको डेप्रिसिएशन भी कुछ ना कुछ इस पे लगाया होगा बुक वैल्यू पर, तो 5 लाख की जो मशीनरी थी वो बुक वैल्यू में अगर आप उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद सपोज दैट डेप्रिसिएशन 5 लाख वाला जो मशीनरी था उसमें आपने 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन सपोज दैट शो करना पड़ा, तो आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू क्या बच रही है, आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू बच रही होगी सपोज दैट 4 लाख, और आपने इसको बेचा कितने में, 4.5 लाख में या 4,25,000 में। तो 4 लाख की बुक वैल्यू को आपने बेचा कितने बेच दिया, 4.5 लाख में या 4,25,000 में। तो ये जो प्रॉफिट है बिजनेस के लिए, बिजनेस जो है वो मशीनरी के सेल में डील नहीं कर रहा है, ठीक है। मशीनरी तो उसने कभी खरीदी होगी एक एसेट के तरीके से, अब उसको बेचनी पड़ रही किसी भी रीजन से, तो अब जब बेच रहा है तो उसको वो ज्यादा कीमत पर उसको बेच पा रहा है, तो ये जो देन द बुक वैल्यू, ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलते हैं, मार्केट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट टर्म, लेकिन ये प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है, ठीक। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला जो प्रॉफिट होता है उसके लिए टर्म हम यूज करते हैं गेन। तो इसको हम कह सकते हैं कि इंसिडेंटल है, ये रिकरिंग नेचर का नहीं होगा, यानी बिजनेस में ये चीज हमेशा हो, हर बार हो, हर साल हो, हर दिन हो, ऐसा नहीं है। जैसे सेल अगर हम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये बिजनेस में एक नेचुरल पार्ट है, मतलब उसका ये एक फीचर है। लेकिन सेल ऑफ मशीनरी असेट्स की बात करते हैं, उस पर अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको प्रॉफिट टर्म नहीं करते हैं, हम इसको गेन टर्म करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
कि इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, और क्या करता है ये ओनर्स की जो इक्विटी है उसको बढ़ाता है। ये क्या करता है, इसके साथ साथ ये ओनर की इक्विटी को बढ़ाता है। जैसे प्रॉफिट का जो टर्म होता है वो भी क्या करता है, ओनर की इक्विटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ओनर की इक्विटी को बढ़ाएगा, यानी कि कैपिटल को इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, from something other than day-to-day earning from irregular or non-recurring nature। तो यहाँ पर फिर देख लीजिए, आपको ध्यान रखना है कि ये नॉन रिकरिंग नेचर का होगा, इंसिडेंटल होगा, तो गेन टर्म आप यूज कर रहे होंगे। है ये भी प्रॉफिट, लेकिन ये नॉन रिकरिंग नेचर का है। चलिए देखते हैं आगे हमको क्या दिया गया है। हमने अगला टर्म लिया है लॉस। लॉस जो है कोई भी बिजनेस ज्यादा पसंद नहीं करता है, कोई भी नहीं पसंद करता, बल्कि कहना चाहिए हम भी अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको प्रॉफिट ही होना चाहिए, हमेशा हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज के सेल परचेज में इन्वॉल्व हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन हमेशा प्रॉफिट हो इट इज नॉट नेसेसरी। कभी कभी उसमें लॉस भी हो जाता। तो ये टर्म लॉस अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में कैसे समझा जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं। तो लॉस मींस व्हाट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। ठीक, यानी एक्सपेंसेस जो है किसी एक साल के, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के जो एक्सपेंसेस हैं अगर उस पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यू से एक्सीड कर जाते हैं, क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस, कॉस्ट क्या होती है, एक्सीड कर जाती, ज्यादा हो जाती, किससे, उस पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यूज से। तो यहां पर ये जो डिफरेंस आपको मिलेगा, इस डिफरेंस को हम कहेंगे लॉस। क्या कहेंगे हम इसको, लॉस। तो वंस अगेन वी नीड टू सी एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू इज टर्म्ड एज लॉस। तो व्हाट इट डज, जैसे हमने देखा था कि प्रॉफिट क्या करता है, ओनर्स इक्विटी को बढ़ाता है, तो लॉस क्या करेगा, इट रिड्यूसेस ओनर्स इक्विटी। लॉस क्या करता है, लॉस ओनर्स इक्विटी को रिड्यूस करता है। लॉस क्या करता है, ओनर्स इक्विटी को रिड्यूस करता है, कम करता है। इट इंक्लूड्स लॉस इनकर्ड इन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे अगर हम बात करें लॉस जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस की वजह से अगर गुड्स या सर्विसेज का सेल किया गया, लेकिन उस सेल से होने वाला जो रेवेन्यू है दैट इज लेसर देन कि उस सेल को कंडक्ट करने में जो एक्सपेंसेस हो गए उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो यानी अगर कोई चीज किसी गुड्स या सर्विस को सेल करने पर जो हमको रेवेन्यू मिला वो कम रह गया, किससे, उस सेल को एग्जीक्यूट करने में जो खर्च किए गए उससे, तो ये लॉस होगा। और ये भी देख लीजिए डे टू डे एक्टिविटीज का पार्ट बनता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसलिए आपको ये याद रखना है कि मनी और मनीज वर्थ लॉस्ट अगेंस्ट व्हिच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। मनी और मनीज वर्थ, मनी और मनीज वर्थ लॉस्ट अगेंस्ट व्हिच the firm receives no benefit। ठीक है, तो अब इसके बाद देखेंगे कि हमारा जो कैश और गुड्स लॉस्ट इन द थेफ्ट, यानी क्या हो गया, अब सपोज दैट बिजनेस में चोरी हो गई। ठीक, कोई किसी भी रीजन से चोरी हो सकती है। ठीक है, तो अब अगर चोरी हो गई है तो ये चोरी क्या है, थेफ्ट क्या है, ये बिजनेस के लिए लॉस है। लॉस किस चीज का हो सकता है, कैश की चोरी हो सकती है, या कोई सामान भी चोरी हो सकता है, गुड्स की भी चोरी हो सकती है। और ये देखिए बिजनेस में अगर हम ये कहें कि ये किसी भी तरीके के बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता, तो ये किसी भी तरीके के बिजनेस में हो सकने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। ठीक है, किसी भी तरीके का बिजनेस हो। तो कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, लॉस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, यानी कि नॉन रिकरिंग नेचर की एक्टिविटीज से भी अगर कोई लॉस है
तो उसको भी हम लॉस टर्म ही करेंगे, लाइक लॉसेस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी क्या किया गया, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि किसी असेट को हमने बेचा, तो असेट को बेचा हमने, उसको बुक वैल्यू से ज्यादा पर बेच दिया, तो उसको हमने गेन टर्म यूज किया। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो उसकी बुक वैल्यू है उससे हमें कम पर उसको बेचना पड़ा, ठीक। तो बुक वैल्यू से अगर हमें उसे कम पर बेचना पड़ा तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लॉस टर्म देते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में हम इसको लॉस टर्म लेकर के चलते हैं, तो यानी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक। अब अगला टर्म हम देखते हैं, दैट इज परचेज। परचेज क्या होता है, व्हाट इज परचेज? अगर हम बात करें परचेज की तो ये बहुत सिंपल सा टर्म है, हम लोग अक्सर इसको यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन अकाउंटेंसी में यहां पर अगर हम देखेंगे तो परचेज टर्म कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो कर रहा होता है। चलिए देखते हैं कि परचेज टर्म बेसिकली कहां पर यूज करते हैं। तो परचेज टर्म इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल। यानी किसी भी ऐसी चीज के लिए जिसमें बिजनेस डील करता है, जो सामान खरीदा जा रहा है, गुड्स खरीदा जा रहा है बेचने के पर्पस से, ठीक है। यानी गुड्स जिसे खरीदा गया बेचने के पर्पस से, तो ऐसे परचेज को ही हम परचेज टर्म में डालते हैं, ठीक। जैसे इसको और बेहतर समझ सकते हैं, परचेज टर्म अगर हम देखें तो परचेज तो कोई असेट भी परचेज करी जा सकती है, लेकिन यहां पर हम इसे परचेज अकाउंट में इंक्लूड नहीं कर सकते। कंडीशन क्या कहता है कि परचेज टर्म जो है वो किसको रिलेट करेगा, किससे डिनोट किया जा सकता है इसको, गुड्स इन विच बिजनेस डील्स। यानी गुड्स या सर्विस ऐसा कुछ भी जिसमें बिजनेस डील कर रहा होगा और उसमें कुछ इनपुट अगर खरीदा जा रहा है, तो उस इनपुट के लिए टर्म जो है वो परचेज यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो टर्म इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ सकता है। अगर ट्रेडिंग यूनिट है तो उसे गुड्स क्या कर रहा, वो केवल अपना एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक तरीके से कहीं से लेके आया और उसको किसी और पार्टी को बेच दिया, ठीक है। होलसेलर से लाया और किसी सपोजेड कस्टमर को उसने बेच दिया, जैसे रिटेलर करता है, ठीक है। तो वो होलसेलर से लेकर के आएगा, या इसके बाद वो क्या करता है, केवल उसने कस्टमर को बेच देना होता है करके। तो अब यहाँ पर उसने खरीदा इसलिए क्योंकि उसे बेचना है, इस पर फोकस करिए, खरीदा इसलिए क्योंकि उसे बेचना है। तो ये जो प्रोसेस, ये जो टर्म यहाँ पर हम इस प्रोसेस के लिए यूज करेंगे, दैट इज परचेज, ठीक है। तो परचेज ऑफ असेट हम टर्म नहीं यूज करेंगे, यानी असेट का अगर परचेज होगा तो इस वैल्यू को हम परचेज अकाउंट में शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है इसे हम असेट में ही लेकर के जाएंगे, लेकिन परचेज ऑफ गुड्स अगर होगा तो इस वैल्यू को हम परचेज अकाउंट में ही शो करते हैं, ठीक है। रीसेल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट which are also to be sold, ये तो हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया। Then it includes both cash and credit of purchase of goods। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो परचेज है वो कैश परचेज भी हो सकती है और वो क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। यानी अगर परचेज किया जा रहा है किसी सप्लायर से तो कैश में पेमेंट भी कर सकते हैं और हम इसको उधार भी खरीद सकते हैं। तो परचेज जो है वो कैश परचेज भी हो सकता है और क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। चलिए अगला टर्म देखते हैं हमारे पास क्या है, दैट इज परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न के लिए एक सब्स्टिट्यूट टर्म यूज किया जाता है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। क्या यूज करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड इज इक्वल टू परचेज रिटर्न। चलिए देखते हैं परचेज रिटर्न क्या है। अच्छा, हमने जो सामान खरीदा है, जो गुड्स हमने परचेज किया है, जरूरी तो नहीं है कि जो हमने परचेज किया, जो हमने ऑर्डर प्लेस किया, सप्लायर हमको आइडेंटिकली वही गुड्स हमें प्रोवाइड करवा सके। कई बार क्या होता है कि वो जो गुड्स होता है किसी भी रीजन से रिटर्न करना पड़ सकता है, अप टू स्पेसिफिकेशन नहीं है,
ऑर्डर कुछ किया था, कुछ और आ गया, या अगर आया तो कुछ वो उस क्वालिटी का नहीं था जो क्वालिटी का हमने ऑर्डर प्लेस किया था, या वो कहीं ना कहीं से सपोज दैट थोड़ा सा खराब है तो उसे वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये परचेज रिटर्न होगा। ठीक, यानी जो गुड्स बिजनेस में आपने सेल पर्पस के लिए मंगाया था, अब उसे वापस करना पड़ेगा उसी पार्टी को जिससे आपने खरीदा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न के लिए टर्म हम लोग जो रिप्लेस यूज करते हैं दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो परचेज रिटर्न, गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न्ड टू द सेलर फॉर एनी रीजन। ठीक है, जिससे हमने खरीदा है, सेलर से हमने खरीदा है, तो किसी भी रीजन से हमें उसको वापस करना पड़ सकता है। अनदर टर्म यूज रिटर्न आउटवर्ड। चलिए आगे देखते हैं, सेल्स टर्म के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज सेल्स? सेल्स क्या है? अकाउंटेंसी में सेल्स टर्म का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं। सेल्स टर्म इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स, यानी सेल ऑफ गुड्स के लिए ही हमें टर्म यूज करना है। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स वही क्या बोलेंगे, इन विच बिजनेस डील्स। ठीक है, यानी अगर गुड्स का सेल हो रहा है तो ही आप सेल टर्म यूज करेंगे। अगर असेट का सेल हो रहा है तो इस सेल को आप सेल्स अकाउंट में शो नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्स में आप क्या शो करेंगे, इन विच बिजनेस डील्स, केवल उसी की सेल को, किसी असेट को बेचा है, किसी पुरानी असेट को बेचा है, तो उसे आप सेल अकाउंट में शो नहीं करेंगे। डोंट बी कंफ्यूज, सेल ऑफ असेट इज डिफरेंट देन सेल ऑफ गुड्स। तो सेल्स अकाउंट में आपको गुड्स के सेल को ही केवल रिकॉर्ड करना होता है। तो गुड्स माइट बी परचेज्ड फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड बाय एंटरप्राइज, और ये जो सेल्स होता है हमारा कैश सेल्स भी हो सकता है और क्रेडिट यानी उधार सेल्स भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं सेल्स रिटर्न क्या होता है। तो सेल्स रिटर्न जस्ट अपोजिट टू सेल्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें सेल्स रिटर्न, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर इज टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज रिटर्न inward, that is return inward. So this is all about this video, and we have covered a number of points here. Let us see profit, gain, loss, purchase return, sales and sales return we have covered. Thanks for watching the video.